नमस्कार। आज अपने कक्षा 12 के हिस्ट्री के दूसरे अध्याय भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ, ये अपने लेसन का नाम है और इसके अध्ययन बिंदु कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त गुप्त वंश के दो महत्वपूर्ण शासक हैं, इनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य इसको बोला जाता है और स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जो है इसकी एक उपाधि है, इसको एक प्रकार से बोला जाता है। तो इन दोनों जो है शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की। तो कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस में भी जो है अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पे जो है इसको दिया गया है। तो अपने इसी को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की। तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको बोला जाता है, उसकी मृत्यु के बाद 414 ईस्वी में शासक बनता है और 455 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहता है। अब इस जो है शासक की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस तरीके से हैं। एक तो ये है कि इसने सबसे ज़्यादा जो है गुप्त शासकों में जितने भी शासक रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है सिक्के जो है जारी किए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो अपने को याद रखनी है। गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा जो है सिक्के जारी करने का जो कार्य है वो अपने आप में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने किया है। यहाँ एक बात याद रखेंगे, बयाना जो कि भरतपुर में एक जगह का नाम है बयाना, इस बयाना में एक मृद भांड यानी एक मटका मिला है और उस मटके या मृद भांड में से कुमारगुप्त की कम से कम 623 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यानी एक ही मटके में से जो है अपने आप में उसकी 623 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इसके बारे में जानकारी देने का एक स्रोत है। बयाना भरतपुर में जो है उसके बारे में ये सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। सोने के सिक्के जो थे उसके जो द्वारा जो जारी किए गए थे उनका वजन जो है 125 से 129 ग्रेन का रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये उसके जो है सिक्कों की खास बात है कि सोने के सिक्के जो उसने जारी किए हैं वो काफ़ी वजनी थे। 125 से 129 ग्रेन तक जो है उनका वजन जो है वो माना गया है। उसके अलावा जो है एक खास बात यह है कि इसके समय में एक विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध माना जाता है उस समय का जो अस्तित्व में आया था, नाम था इसका नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा वर्तमान में बिहार में जो है एक प्रकार से एक जगह का नाम है, एक जिला है वहाँ का। बिहार के राजगिरी के पास जो है एक प्रकार से ये एक जगह है बड़गांव, उस बड़गांव के पास जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बना हुआ है, उस समय बना हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में जो है किस समय की एक महत्वपूर्ण घटना है ये नालंदा विश्वविद्यालय। तो बात करते हैं इसकी। एक तो ये है कि पूर्व मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल कौन सा है तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का जो है एक प्रकार से शासक था, तो उस हर्षवर्धन की जो है मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो है भारत अपने आप में छोटे छोटे जो है कालखंडों में विभाजित हो जाता है। छोटे छोटे राज्यों में जो है भारत जो है विभाजित हो जाता है और बहुत सारे तुर्क और अरबी जो है एक प्रकार से आक्रमण उस समय भारत पे होने शुरू हो जाते हैं। और यहीं से जो अपने आप में एक जो छठी शताब्दी जिसको अपने बोल सकते हैं, वहां से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है वो पूर्व मध्यकाल के नाम से जो है इसको अपने पुकार सकते हैं। तो लगभग छठी शताब्दी से लेकर 1206 ईस्वी तक जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तब तक जो है एक प्रकार से जो काल है 600 साल का जो वर्ष है उसको अपने पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तो उस पूर्व मध्यकाल के दौरान जो है महायान बौद्ध धर्म का जो है एक महानतम केंद्र के तौर पे जो है ये विकसित होता है नालंदा विश्वविद्यालय। इसी वजह से इस जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कक्षा 12 के लिहाज से भी और कंपटीशन के लिहाज से भी ये पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध जो है के नाम से जो है इस नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर अपने को याद रखनी है। उसके बारे में ये है कि एक ये है पूर्णतः आवासीय यानी जिसको हॉस्टल अपने कह सकते हैं विश्वविद्यालय था। ये पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर जितने भी जो विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे देश विदेश से वो सारे के सारे अपने आप में हॉस्टल में रहा करते थे। आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था उस समय का। विश्व का ये पहला अपने आप में पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय कहलाता है। 7वीं शताब्दी में एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास जो है वो अपने आप में
एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के तौर पे जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9वीं से लेकर और 12वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 300 साल का समय हो गए, तो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है विश्वविद्यालय रहा है। इंटरनेशनल लेवल तक जो है एक प्रकार से इसकी पहचान थी उस समय। जिस तरीके से आज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं, जेना विश्वविद्यालय जैसे आज अपने जर्मनी का माना जाता है, और बहुत सारे जो विश्वविद्यालय जो विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में जो है आज गिने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय 9वीं से 12वीं शताब्दी तक नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। हुआ ये कि 1199 ईस्वी में, लगभग 12वीं शताब्दी की बात है, तो 1199 ईस्वी में क्या हुआ, एक तुर्क आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जो है अपने आप में इसको एक मंदिर समझकर जो है इसको पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दिया कि एक मंदिर है, तो मंदिर समझकर जो है इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसके बाद में जो है अपने आप में इसके सिर्फ भग्नावशेष आज मिलते हैं। एक खास बात और भी है इसके बारे में कि विश्व के या भारत के उस समय जो जितने भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय रहे हैं, जिनमें से अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय जो मौर्य काल में हमने पढ़ा है, या उससे पहले अपने गांधार राज्य की राजधानी के तौर पे जो है पढ़ा है, महाजनपद की राजधानी के तौर पे। उसके बाद में ये नालंदा विश्वविद्यालय, फिर इसके बाद में पाल राजाओं द्वारा जो है स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय आता है। तो इन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में टूटे फूटे भग्नावशेष के तौर पे जो मिलता है वो अपने आप में ये नालंदा विश्वविद्यालय मिलता है। बाकी किसी के अवशेष भी प्राप्त नहीं होते, तो इसके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो ये भी इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में। कुमारगुप्त ने जो है इसकी नींव रखी थी, ऐसा एक प्रकार से इतिहासकार मानते हैं, तो ये याद रखेंगे। कुमारगुप्त द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। और एक खास बात यह है कि उसने अपने पर्सनल जो है एक प्रकार से जो धन दौलत में से जो है उसने इसमें शिक्षा हेतु दान पुण्य भी किया है। तो ये भी अपने आप में एक कुमारगुप्त और नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर महत्वपूर्ण बात है। फिर ये है कि चीन का एक प्रसिद्ध यात्री है ह्वेनसांग, जो कि 629 ईस्वी में भारत आता है, और 630 ईस्वी में उसने जो है यहाँ पर 1 वर्ष तक विद्यार्थी के तौर पर, 629 ईस्वी में भारत आया है, उसके 1 साल बाद में 630 ईस्वी में जो है 1 वर्ष तक जो है ह्वेनसांग विद्यार्थी के तौर पर, उसके अगले वर्ष 1 साल तक जो है वो एक यहाँ पर शिक्षक के तौर पे जो है वो व्यतीत करता है। तो ये भी एक खास बात होगी इस विश्वविद्यालय के बारे में। ह्वेनसांग प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार उसको बोला जाता है, इसलिए वो व्यक्ति यहाँ पर 1 साल के लिए विद्यार्थी के तौर पे शिक्षा प्राप्त करता है, और अगले साल जो है यहाँ पर एक टीचर के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे भी यहाँ पे नियुक्त रहता है। अब उसके समय में, ह्वेनसांग के समय में शीलभद्र, इंपॉर्टेंट नाम है ये, शीलभद्र जो है यहाँ के प्राचार्य हुआ करते थे, या यहाँ के प्रधानाचार्य या प्रमुख थे यहाँ के, जो उस समय यहाँ पर तैनात थे। उसके बाद में है कि इसमें प्रवेश के लिए जो है एक द्वार पंडित नामक शिक्षा अधिकारी हुआ करता था। प्रवेश जो भी यहाँ होता था, तो उस प्रवेश के लिए यहाँ पर जो है अपने आप में एक द्वार पंडित नामक एक शिक्षा अधिकारी, या यूँ मान लो कि एंट्रेंस पेपर लेने वाला एक पदाधिकारी हुआ करता था, ये शिक्षा अधिकारी हुआ करता था, जो प्रवेश लेने से पूर्व जो है विद्यार्थियों को, अपने आप में विद्यार्थियों की परीक्षा लिया करता था। ये याद रखने योग्य बात है। 7 प्रवेश द्वार जो है इस विश्वविद्यालय की हुआ करते, तो 7 प्रवेश द्वार पे अलग अलग शिक्षा अधिकारी नियुक्त होते थे। प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था, तभी वो आगे जो है इसमें प्रवेश ले सकते थे, अन्यथा इसमें प्रवेश नहीं लिया जाता। एंट्रेंस पेपर अपने आप में यहाँ पर हुआ करता था। उसके बाद में खास ये है कि इस विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय स्थित है, जिसको धर्मगंज या धर्म यज्ञ कहा जाता है, धर्मगंज या फिर धर्म यज्ञ। और इस धर्मगंज या धर्म यज्ञ में जो है 3 भाग जो है वो थे, उनके अलग अलग नाम हैं, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। ये जो है 3 अपने आप में पुस्तकालय एक है, और उसके 3 अलग अलग भाग हैं, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक, जहाँ से पुस्तकें मिलती थी, पुस्तकें एक प्रकार से पढ़ी जाती थी, और कुछ इस तरीके से अलग अलग जो है उसके पार्ट्स जो है उसके बांटे गए थे धर्म यज्ञ नामक इस पुस्तकालय के।
ये तो है इस नालंदा विश्वविद्यालय की खास बातें। अब 455 ईस्वी में जब कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का लगभग अंतिम समय आता है और वो मृत्यु के कगार पर है, उस दौरान जो है उसके समय में एक यानी कुमारगुप्त के अंतिम समय में हूणों का आक्रमण होता है। हूण कौन है, क्या है, ये अपने थोड़ा टाइम बाद में बात करते हैं। तो कुमारगुप्त जो है उसके अंतिम समय में हूणों का आक्रमण होता है और ये उसके समय की अंतिम समय की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उसके बाद में उसी का पुत्र जो है आता है स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये भी एक महत्वपूर्ण जो है वो शासक माना जाता है भारत का। या यूं मान लें कि गुप्त वंश का यह अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। इसके बाद में जो है गुप्त वंश जो है अपने आप में पतन की ओर चला जाता है और गुप्त वंश का ये अंतिम महानतम शासक माना जाता है और वास्तव में ये महानतम था, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं। 455 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की मृत्यु के बाद जो है अपने आप में ये शासक बनता है गुप्त वंश का और 467 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहता है। खास बातें इसकी कि इसने एक तो परम भागवत की उपाधि धारण की है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, और इसकी तुलना महाभारत के युधिष्ठिर नामक पात्र से की जाती है। महाभारत के युधिष्ठिर शासक के बारे में जैसा हमने पढ़ा है, पांडवों के जो है बड़े भ्राता, तो उनके साथ जो है इस स्कंदगुप्त की तुलना की जाती है। तो अपने आप में बड़ी महानतम बात है ये भी इसके बारे में। फिर इसके बारे में जो है दो लेख हैं, एक भीतरी स्तंभ लेख और एक जूनागढ़ अभिलेख। बहुत महत्वपूर्ण है ये। बात करते हैं सबसे पहले अपने भीतरी स्तंभ लेख की। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त के समय में हूण आक्रमण का स्पष्ट उल्लेख इसमें जो है वो हुआ है कि स्कंदगुप्त, अर्थात क्योंकि 455 ईस्वी में कुमारगुप्त की मृत्यु हुई और उसके तुरंत बाद जो है शासक बना है ये स्कंदगुप्त। तो इसी दौरान 455 ईस्वी के आसपास जो है हूणों का आक्रमण होता है। तो स्कंदगुप्त के समय की जब भी शुरुआत हुई, जैसे ही तो एकदम से जो है एक प्रकार से उसके ऊपर हूण आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया, जो कि मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति हुआ करती थी, एक यायावर जाति थी, और घूमते फिरते ही जो है अपने आप में वो आक्रमण एक दूसरे पे किया करते थे अलग अलग राज्यों पर और लूटमार किया करते थे। बड़ी भयंकर जो है एक प्रकार से ये एक घुमक्कड़ जाति मानी जाती थी उस समय। तो उसका आक्रमण जो है होता है और उसका स्पष्ट उल्लेख इस भीतरी स्तंभ लेख में प्राप्त हुआ है। फिर स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी देने का सबसे प्रमाणित स्रोत माना जाता है ये। जिस तरीके से स्कंदगुप्त के जो परदादा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देने के लिए जैसा कार्य प्रयाग प्रशस्ति ने किया है, ठीक वैसा ही कार्य भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी देने का एक प्रमाणित स्रोत माना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है जानकारी देता है ये स्कंदगुप्त के बारे में भीतरी स्तंभ लेख। इस लेख में गुप्त शासकों की सबसे लंबी जो है अपने आप में वंशावली जिसको अपने बोल दें वो इस पे जो है वो लिखित है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गुप्त शासकों की वंशावली कौन से जो है अभिलेख से प्राप्त होती है, कौन से स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में जो है ये पड़ता है, तो उस भीतरी स्तंभ लेख में जो है ये प्राप्त होती है। फिर बात आती है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है हालांकि वो शक शासक रुद्रदामन प्रथम जो थे उसके बारे में जानकारी देता है ये, और उसी द्वारा जो है ये स्थापित था। लेकिन इस जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसका जिक्र करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जूनागढ़ अभिलेख है कहाँ पर, तो गुजरात के सौराष्ट्र जिले में एक पहाड़ी है गिरनार पर्वत। इस गिरनार पर्वत की चट्टान पर जो है अपने आप में ये अंकित है, इसको बनाया गया है, इसको स्थापित किया गया है। और इस लेख के दूसरी ओर जो है ना, यानी दूसरे पट पर यदि देखा जाए तो इसके बैक साइड में अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक रहा है। उस अशोक मौर्य के 14 शिलालेखों में से एक शिलालेख भी यहाँ पर जो है वो स्थापित है। तो ये भी जो है एक प्रकार से जूनागढ़ अभिलेख में ज्ञात होता है कि मौर्य वंश की भी जानकारी जो है इस अभिलेख में प्राप्त होती है। अब शक शासक रुद्रदामन ने इस अभिलेख की स्थापना की थी, अपने बात पहले कर चुके हैं। रुद्रदामन प्रथम जो है शक वंश का शासक था, उसने जो है इस गुजरात के सौराष्ट्र में इस जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किया है या उसने स्थापित करवाया था इसको। रुद्रदामन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जो है ये जूनागढ़ अभिलेख अपने को बताता है, वो ये है कि उसने
150 ईस्वी के लगभग इस जूनागढ़ में, जूनागढ़ जो कि सौराष्ट्र में एक जो ये बना हुआ है, ये जगह है वैसे, और वहीं पे ये स्थापित है अभिलेख, इसलिए इसको जूनागढ़ अभिलेख बोला जाता है। तो उसी जूनागढ़ में जो है बनी हुई सुदर्शन झील, एक बहुत महत्वपूर्ण झील है ये, उस समय की प्राचीन झीलों की यदि बात करें तो उस एक झील है सुदर्शन झील, और उस झील के बांध को टूट जाने पर क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने, रुद्रदामन ने, अपने खुद के पर्सनल जो है 81 रुपए से, पैसे से, या अपने व्यक्तिगत धन से जो है अपने अमात्य सुविशाख, ये याद रखना है ना, उस सुविशाख के निरीक्षण में इसकी पुनः मरम्मत करवाई थी। यानी कि सुदर्शन झील बनी पहले, अब इसके समय में, रुद्रदामन के समय में टूट गई, और उसको जो है अपने आप में इसने अपने खुद के पर्सनल धन से जो है एक प्रकार से इसने क्या किया है जी, इसकी मरम्मत करवाई है, और जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं लगाया है। दिखाता है कि शक शासक, हालांकि विदेशी जाति थी ये शक जाति, और विदेशी जाति होने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने अपने पर्सनल धन से जो है जनता की रक्षा के लिए, उसकी जो है पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो है इसमें इसकी मरम्मत करवाई है, और जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं लगाया, जो दिखाता है कि रुद्रदामन अपने आप में एक महान जनता वत्सल जो है शासक माना जाता है, जनता का प्रिय शासक माना जाता है। अब एक तो ये, और उसके बाद में ये है कि इस सुविशाख ने इसकी जो है उसके निरीक्षण में ये मरम्मत होती है। अब खास बात ये है कि इस झील का बांध बार बार टूटा, क्योंकि काफ़ी पुरानी थी और जर्जर हुआ, ये बार बार टूटा, तो इसकी जो है अलग अलग शासकों ने जो है इसकी मरम्मत करवाई है। तो कौन इसको बनाता है, कौन कौन इसकी मरम्मत करवाता है, तो वो सारी बातें जो है अपने इसमें जो है बात करते हैं। सबसे पहले जो है गुजरात में जो है इसी सौराष्ट्र के अंदर पुष्यगुप्त नामक पहला गवर्नर था, यानी गुजरात का जो है गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ही वो व्यक्ति है जिसने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सबसे पहले। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुजरात स्थित सौराष्ट्र में जो है एक प्रकार से गवर्नर था, यानी उसका यूं मान लो कि राज्यपाल था। उसी राज्यपाल या गवर्नर ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो ये याद रखने वाली बात है, निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त के सानिध्य में या उसके निरीक्षण में। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र आता है, नाम है अशोक मौर्य। तो उस अशोक का तुशास्क नामक एक जो है गवर्नर था, जो कि सौराष्ट्र में उस समय तैनात था। तो उसी सौराष्ट्र में तैनात तुशास्क, इस तुशास्क ने जो है अपने आप में सबसे पहले सिंचाई हेतु यहाँ पर नहरें निकाली और थोड़ी बहुत इसकी मरम्मत करवाई। तो सिंचाई के लिए जो है नहरें निकालने का काम अशोक के समय में तुशास्क ने करवाया था, याद रखनी है ये बात। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि पर्णदत्त स्कंदगुप्त के समय का जो है अपने आप में सौराष्ट्र स्थित एक गवर्नर था, यानी उसका राज्यपाल था। और इस पर्णदत्त का पुत्र है चक्रपालित। उस चक्रपालित नामक व्यक्ति ने, जो कि इस पर्णदत्त का पुत्र है, स्कंदगुप्त के इस सौराष्ट्र स्थित गवर्नर का जो है पुत्र है वो, और उसने जो है इसकी मरम्मत दोबारा करवाई थी, पुनः मरम्मत करवाई है। तो ये एक कड़ी बन गई है कि देखो, सुविशाख ने इसकी मरम्मत करवाई, उसके बाद बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके समय में, अशोक के समय में यहाँ पर नहरें निकाली गई तुशास्क द्वारा। उसके बाद में जो है बात आती है कि शक शासक रुद्रदामन के समय में सुविशाख ने इसकी मरम्मत करवाई टूटने पर। और इसके बाद जो है लास्ट में जो है मरम्मत कौन करवाता है, स्कंदगुप्त का गवर्नर पर्णदत्त, और इस पर्णदत्त का पुत्र है चक्रपालित, उसने इसकी मरम्मत करवाई। तो इस तरीके से एक कड़ी बन गई है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। पेपर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जूनागढ़ अभिलेख पर टिप्पणी और इस सुदर्शन झील पर टिप्पणी। 100% पेपर में जो है ये फाइनल पेपर में प्रश्न आने वाला है इन दोनों प्रश्नों में, चाहे तो वो जूनागढ़ अभिलेख की बात कर दे, चाहे वो इस सुदर्शन झील की बात कर दे। तो पूरा चैप्टर जो है इसमें अपने को ये लिखना होगा। जी हाँ, उसके अलावा जो है एक खास बात अपने बात की थी हूण जाति की। तो स्कंदगुप्त के समय में हूणों का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। मध्य एशिया की एक मंगोल जाति के ही ये निकले हुए जो है लोग थे। मंगोलों से ही बाद में मंगोल और तुर्कों के मिलने से मुगल जैसे बने थे। तो उसी मंगोल जाति के संकरण से बनी जो है एक जाति थी हूण जाति। अपने आप में एक घुमक्कड़
घूमते फिरते हुए जो अपना अपने में यायावर जीवन जिया करते थे, और बड़ी भयंकर जो है एक प्रकार से ये जाति हुआ, क्रूर जाति हुआ करती थी उस समय की। तो इस भयंकर क्रूर जाति मध्य एशियाई मंगोल जाति के ये लोग हुआ करते थे। 455 ईस्वी में उधर कुमारगुप्त जो है अपने आप में मृत्यु सैया पर, और उधर जो है स्कंदगुप्त अभी ताज़ा जो है एक प्रकार से शासक बना, यूँ बोल सकते हैं अपने। तो इस सम्राट स्कंदगुप्त के समय की शुरुआत में ही 455 ईस्वी में जो है इनका आक्रमण हो जाता है स्कंदगुप्त के राज्य पर, और स्कंदगुप्त ने इन लोगों को बड़ी जो है निर्णायक जो है इनके ऊपर विजय प्राप्त की और इनको पराजित कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस स्कंदगुप्त के बारे में ये है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप, भारत के लिए भी एक बड़े गर्व की बात रही है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप का वो पहला योद्धा था जिसने इन हुणों को पराजित किया था। कितनी बड़ी बात है ये भारत के लोगों के लिए भी, एक कि भारत का एक शासक, उस समय जो है इसकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी स्कंदगुप्त की, तो छोटी सी उम्र में ही जब ये शासक बनता है और उसी दौरान शासक बनते ही इसके ऊपर आक्रमण हुआ, और इतनी बड़ी हूण जाति जो अपने आप में उस समय किसी से भी पराजित नहीं हुई थी, और ऐसी हूण जाति को पराजित किया है हमारे इस स्कंदगुप्त नामक सम्राट ने, जो अपने आप में भारत के लिए भी एक बड़ी गर्व की बात है। एशिया और यूरोप महाद्वीप में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसने उनको पराजित किया हो, रोका हो, लेकिन स्कंदगुप्त ने ऐसा कर दिखाया, इसलिए वो प्रथम योद्धा माना जाता है एशिया और यूरोप महाद्वीप का। जी हाँ, तो ये इस स्कंदगुप्त के बारे में खास बातें हैं। 467 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में चूंकि हुणों के आक्रमण उसके बाद में भी होते रहे हैं लगातार, हालांकि पराजित ये हो चुके थे, फिर भी जो है कहीं ना कहीं छोटे आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय के बाद भी जो है लगातार होते रहे। इसी वजह से जो है प्रकार से ये एक इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि हुणों के लगातार आक्रमण से जो है स्कंदगुप्त के बाद में जितने भी परवर्ती शासक आए, जैसे नरसिंहगुप्त, बालादित्य आया, उसके बाद में अन्य भी बहुत सारे शासक आए हैं, तो इन सारे राजाओं ने जो है अपने आप में इनका पूरी तरह से प्रयास किया उनको रोकने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए पूरी तरह से, और इस वजह से कह सकते हैं कि गुप्त वंश का जो है नाश या उसका अंत करने में कहीं ना कहीं हूण जाति भी जिम्मेदार रही है। हूणों के आक्रमण लगातार होने से जो है एक प्रकार से उसकी जो केंद्रीय सत्ता जो थी वो कमज़ोर हो गई, इस वजह से जो है हूण वो पराजित हो जाते हैं। हूणों की वजह से ये जो है अपने आप में जो ये गुप्त वंश है वो पतन की ओर अग्रसर होता है। तो ये है स्कंदगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण बातें, और जितना भी गुप्त वंश के बारे में जो शासकों की जो लिस्ट जो थी उसकी जो है पूरी कंप्लीट होती है, वंशावली जो भी हमने पढ़ी है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। इसके कुछ एक क्वेश्चन हैं जो फटाफट आप जो है उतार लेंगे, और वो इस तरीके से हैं। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं, टॉपिक वही कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में, कक्षा 12 इतिहास। पहला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किसके काल में हुआ था, ये आपको बताना है, इस वीडियो में मिलेगा हमें। फिर है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से किसे जाना जाता है। फिर है चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचार्य कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय का क्या नाम था और इसके कितने भाग थे, प्रत्येक का आपको नाम बताना है। जूनागढ़ अभिलेख पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पहले मैंने कहा जैसे प्रश्न भी आ गया है, और कंपटीशन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है, ये प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में है, भीतरी स्तंभ लेख में किस गुप्त वंशीय शासक की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। और लास्ट प्रश्न है, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर अर्थात राज्यपाल कौन था। तो ये आपको जो है इस पूरी वीडियो में आपको जो है इसके उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आप इनको जो है अच्छी तरह से टैली कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। 12th हिस्ट्री के जो है हिसाब से ये सारे के सारे प्रश्न और सारी की सारी जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।